गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फिर हम लोग आज क्लास 12 का चैप्टर 12 पढ़ते हैं। चैप्टर 12 में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक था वो था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। वहां पे हम लोगों ने बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। कैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है मेडिसिन में भी अपना हेल्प देता है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे there are many ways by which biotechnology is helping medicine, but what we have to study in your class 12th biology is the first we have to study about genetically engineered insulin. Second, we have to study about gene therapy, and third, molecular diagnosis. तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। पर उसके पहले जब आप देखोगे ना मेडिसिन में, जब बायोटेक्नोलॉजी देखोगे कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो यूजुअली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से, आपको पता है ना, हम लोग या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? हार्मोन आ जाएगा, एंजाइम्स आ जाएगा, एंटीबॉडीज आ जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मान लो किसी पर्सन का कोई जीन डिफेक्टिव है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बाहर से, मान ले कोई एंजाइम के लिए जीन डिफेक्टिव है, तो बाहर से उस जीन, वो जीन जो एंजाइम बनाने वाला था, वो एंजाइम आप इंजेक्ट कर दीजिए किसी दूसरे एनिमल से लेकर, ठीक है, लाइक कैटल से लेकर, पिग से लेकर, हॉर्स से लेकर, ठीक है। आप एक काम वो कर सकते हैं। दूसरा काम, आपको पता है ना, बहुत सारा एंटीबॉडीज पहले हॉर्स के, डोंकी के ब्लड में बनाया जाता था, फिर वहां से आप आइसोलेट करते थे। इंसुलिन आपको पता है, हम लोग कैटल स्लाफ्टरिंग से, कैटल से या पिग स्लाफ्टरिंग, पिग से, ठीक है, जो आप कैटल से इंसुलिन लेते हो उसको क्या कहते हैं? बोवाइन इंसुलिन, और जो पिग से लेते हो उसको कहते हैं पोर्साइन इंसुलिन। तो ये जो इंसुलिन है, ये जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, जो आप दूसरे एनिमल से ले रहे हो, तो उसके साथ दो प्रॉब्लम है। पहला, हम लोग इंसुलिन एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है, आप उसको दूसरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो जो ह्यूमन इंसुलिन है, और जब आप उसको कंपेयर करेंगे पोर्साइन इंसुलिन, यानी जो पिग से इंसुलिन लिए हो, आपने जो कैटल से इंसुलिन लिया है, वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोनों हार्मोन के एमिनो एसिड्स कंपोजिशन में, ठीक है। हालांकि पिग का इंसुलिन जो है वो ह्यूमन से ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू कैटल इंसुलिन। तो आपको पता है ना, जब थोड़ा सा भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डिफरेंसेस आ जाता है, हल्का डिफरेंसेस भी आ जाएगा ना, तो वो एग्जैक्ट फंक्शन नहीं कर पाता है, यानी जो एफिशिएंसी है वो जो ह्यूमन प्रोटीन का होता वो नहीं हो पाता है। एक चीज वो, यानी इट इज नॉट एज एफिशिएंट एज ह्यूमन प्रोटीन। सेकेंड वन, अब यदि थोड़ा भी डिफरेंसेस हो जाएगा ना, तो क्या होता है? आपको पता है ना, हमारे बॉडी में क्या है? हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का क्या काम है? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है हमारे बॉडी में, चाहे आप जैसे भी एंटर करें, चाहे आप इंजेक्शन से लो, चाहे माइक्रोब्स के फॉर्म में एंटर करें, तो वो फॉरेन पार्टिकल्स को, आपको पता ना प्रिंसिपल क्या है इम्यूनोलॉजी का? इम्यून सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है? वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना चाहता है।
आपने पढ़ा होगा इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। क्या इम्यून सिस्टम जानता है? वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना जानता है। एक अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट कर लेगा और वो क्या टैग कर देगा कि ये बाहर से आया है, ये फॉरेन है, इसको बॉडी से रिमूव करना है, इसको यदि प्रोटीन है तो इसको डिग्रेड करना है, यदि माइक्रोब्स है तो उसको किल करना है। तो मान लिया आप प्रोटीन दूसरे एनिमल से ले रहे हैं तो क्या होगा, उसको हमारा बॉडी एंटीजन के फॉर्म में ट्रीट करेगा और वहां पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन लॉन्च हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन, इट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन। यानी जो यदि दूसरे एनिमल से हम लोग, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम लोग जब प्रोटीन अपने बॉडी में लेंगे दूसरे एनिमल का, ठीक है, तो दैट मे लीड टू इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये दो बात हो गई कब, जब आप दूसरे एनिमल का प्रोटीन आप यूज करते हो अपने काम के लिए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, वहां पे एक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? ठीक है, इंसुलिन हम दूसरे एनिमल का नहीं लेंगे, अपना इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया में बना लेंगे, जो किया गया हम लोग पढ़ेंगे अभी। या कोई भी प्रोटीन हो, आप जो जीन है, ह्यूमन का जीन है, तो आप ह्यूमन जीन को ट्रांसफर करके जब वो प्रोटीन कहीं पे बनाओ, चाहे आप यूकैरियोटिक सेल्स में बनाओ या प्रोकैरियोटिक सेल्स में बनाओ, उसका कंपोजिशन सेम हो जाएगा। जैसे इंसुलिन या तो आप बनाइए बैक्टीरिया में या बनाइए ईस्ट में, लेकिन यदि ह्यूमन जीन ट्रांसफर करके आप बनाएंगे तो क्या, तो कंपोजिशन एग्जैक्ट होगा। तो क्या होगा, ये एफिशिएंट भी होगा, एज एफिशिएंट एज ह्यूमन इंसुलिन जो ह्यूमन बॉडी में बना है, एंड सेकेंड वन, इट विल नॉट लॉन्च inflammatory reaction, it will not launch immunological reaction, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन है, इसका दो बेनिफिट है। फर्स्ट, इट विल नॉट लीड टू immunological reactions as it is similar to hormone or proteins produced in the human body। ये किसका बेनिफिट है? बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, यानी जो मेडिकल पर्पस से जो केमिकल आप प्रोड्यूस करते हो दूसरे होस्ट सेल में, उसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स। रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स क्या है? जो आप मेडिकल पर्पस के लिए जो केमिकल्स यानी जो प्रोटीन्स या जो हार्मोन्स या जो एंजाइम्स आप प्रोड्यूस करते हैं दूसरे होस्ट सेल में, लाइक बैक्टीरियल सेल में, ईस्ट सेल में या कई अलग जगह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, ये याद रखना, आपके नीट एग्जाम में पूछ सकता है ये। तो ये क्या नहीं करता है? इट विल नॉट लीड टू इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कॉज नहीं करता है। जबकि आप दूसरे एनिमल्स का प्रोटीन आप लेंगे तो थोड़ा बहुत डिफर कर ही जाएगा, यदि कंपोजिशन में डिफर हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स भी आ गया या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स सेम भी है,
लेकिन मान लिया सिस्टीन है और सिस्टीन की जगह पे एलानिन आ गया, दूसरा अमाइनो एसिड्स भी आ गया, तब भी उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा और तब आप क्या देखोगे, वो भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कॉज करेगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है देखो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स का या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का कि ये चूंकि देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया ग्रोथ हार्मोन जीन है ह्यूमन का, तो आप ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन का जीन निकालते हो और दूसरी जगह प्रोड्यूस करते हो, तो उस प्रोटीन का जो नेचर होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा, वो एग्जैक्टली क्या होगा, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन बन रहा है उसके तरह होगा। यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब आप इंजेक्ट करोगे, जब आप लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसको सेल्फ अपना समझेगा और अपना जब समझेगा तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं लॉन्च करेगा, यानी उसको नहीं मारने जाएगा। लेकिन जैसे उसके कंपोजिशन में चेंजेस आएगा तो उसको पराया समझ लेगा, विदेशी समझ लेगा, फॉरेन समझ लेगा और क्या करेगा, बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाकर और इमीडिएटली इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो होगा, इट इज एज efficient as protein or therapeutics produced, it is better therapeutics के जब जो है ना, चूंकि थेराप्यूटिक्स हम लोग मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं ना, तब उसको थेरापीज कहते हैं। आप एंजाइम्स लिख लो, हार्मोन्स लिख लो, ये लिख लो। इट इज एज एफिशिएंट एज प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्यों एज एफिशिएंट एज होगा, क्योंकि जो प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में बन रहा था उसका और रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स दोनों का कंपोजिशन सेम होगा, इसलिए ये एफिशिएंट होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रखना जब आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, या नीट के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हमारा रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बेटर है, एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कॉज नहीं करता है और दूसरा एफिशिएंट होता है। ठीक है, नाउ व्हेन यू सी अभी अप्रोक्सीमेटली जो है ना 30 रिकॉम्बिनेंट therapeutics are in use in the world, यानी लगभग 30 हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ थेराप्यूटिक्स है जो यूज में है। और इंडिया में जब देखोगे तो 12, अभी जो इंडिया में यूज हो रहा है वो 12 नंबर में है। तो ये भी आप याद रखना, वर्ल्ड में 30 को परमिट किया गया है और इंडिया में जो यूज हो रहा है अभी वो 12 है, आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ठीक है, 30 एंड 12, यहां तक क्लियर? ठीक है, नाउ वी विल सी, हम लोग को पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन और ह्यूमुलिन के बारे में, तो हम लोग डायरेक्टली वी विल कम टू दिस। ओके, now what is humulin or what is genetically engineered insulin? कोई बताओगे आप ये क्या है? तो आपको पता है ना, इंसुलिन जो है एक्टिव इंसुलिन कितना 51 अमाइनो एसिड्स
एनाबॉलिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एनाबॉलिक हार्मोन। और इस डिफिशियंसी लीड्स टू इंसुलिन deficiency leads to a disease called diabetes mellitus। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन की कमी की वजह से ये बीमारी हो जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुगर का बीमारी हो गया, चीनी का बीमारी हो गया। क्यों चीनी का बीमारी हो गया, शुगर का बीमारी हो गया? क्योंकि इसमें जो है आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी इंसुलिन के कमी की वजह से, इंसुलिन के डिफिशियंसी की वजह से जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो आप देखते हो ना, जो जिसको भी चीनी का बीमारी हो जाता है, शुगर का बीमारी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, सबसे पहले क्या देखोगे? वो एकदम दुबला हो जाता है। आपने कभी सोचा है क्यों दुबला हो जाता है? तो पहले हम आपको बता देते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे इंसुलिन को, क्या लिखा है? एक्चुअली पेप्टाइड एनाबॉलिक हार्मोन है। नेचर क्या होता है इसका? पेप्टाइड 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है, एक्टिव जो है एनाबॉलिक हार्मोन। तो देखो आप पहले तो समझ लेते हैं इंसुलिन करता क्या है, देन विल कम टू दिस। तो इंसुलिन जो है ना, ग्लूकोज, फैट, इवन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेनली ग्लूकोज का होता है। ठीक है, अब देखो आप, ये ग्लूकोज जब ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में इंक्रीज ग्लूकोज, जब ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है ना, तो इंसुलिन जो है वो आपके मसल सेल्स में मसल सेल्स, लीवर सेल्स और फैट एडिपोज टिश्यू, ठीक है, फैट सेल्स। कौन कौन सा? मसल्स सेल्स, liver cells and then fat cells। इंसुलिन क्या करता है ना, ये तीन सेल्स में ये जो ग्लूकोज जो है ना, वो ग्लाइकोजिन और फैट, ग्लाइकोजिन ये सब आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज जो है ना, उससे ग्लाइकोजिन बनता है और ग्लूकोज फैट में भी कन्वर्ट होता है। तो फैट में कन्वर्ट होता है मेनली फैट सेल्स में। ठीक है ना, समझो ये फैट सेल है, तो फैट सेल के पास में कैपेसिटी है कि ग्लूकोज को जो है ना वो फैट में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ग्लूकोज तो पहले अंदर आना चाहिए ना। अभी ये ब्लड है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ब्लड है, यहाँ पे ग्लूकोज है, इधर ग्लूकोज है, इधर ग्लूकोज है। तो पहले ग्लूकोज अंदर आएगा तब ना फैट में कन्वर्ट होगा। तो इंसुलिन का काम पता है क्या करता है? इंसुलिन ये जो आपने 11th बायोलॉजी में पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां फंक्शन पढ़ा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। यानी इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज चूंकि पोलर कंपाउंड है,
तो इसको जो है ना अंदर नहीं आने देगा। आपको पता है ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को जो हेल्प करता है अंदर आने में, इंसुलिन इसमें इंसर्ट हो जाता है और ये जो ग्लूकोज का एक चैनल है, ग्लूकोज जिससे अंदर जाएगा ना, ये बंद रहता है, तो इंसुलिन इसको खोलता है, तब ग्लूकोज अंदर आ जाएगा और फिर ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फैट इसमें डिपॉजिट हो गया। तो आप मोटा होते जाते हो, फैट डिपॉजिट होते जाएगा, आप मोटे होते जाओगे। आप जो कहते हैं ना एक्सरसाइज जितना खाते हो उतना एक्सरसाइज करो, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लूकोज बर्न होगा, ठीक है, और वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यदि आप उतना एक्सरसाइज जितना एनर्जी ले रहे हो, ठीक है, जितना ग्लूकोज खा रहे हो और कोई काम नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो क्या होगा? यही तो आके फैट बन के आप स्टोर होगा, तो आप फैटी हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कहता है कैलोरी बर्न करने के लिए। तो इसको जो हेल्प कर रहा है फैट में कन्वर्ट होने में, वो इंसुलिन कर रहा है। और जब तक इंसुलिन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये जो फैट बना है वो फैट ही रहेगा, ठीक है, वापस ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। वैसे ही मसल सेल्स जो है ना, मान लिया ये मसल सेल्स है, मान लिया ये मसल सेल्स है, तो मसल सेल्स में भी जो है ना ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में आ जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज तो इंसुलिन, तो यहां पे भी ग्लूकोज ब्लड से अंदर आया तक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन मसल सेल्स में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे भी इंसुलिन वही काम करता है, इंसुलिन इसमें एम्बेड होगा और उसके बाद खोल देगा इसके चैनल को और ग्लूकोज अंदर आ जाएगा ग्लाइकोजन में। और लीवर सेल्स में दोनों बनता है, फैट भी बनता है और ग्लाइकोजन भी बनता है। यहां पे फैट एंड ग्लाइकोजन दोनों बनता है, इसमें सिर्फ ग्लाइकोजन, इसमें फैट प्लस ग्लाइकोजन और इसमें सिर्फ फैट। इसलिए ठीक है, जब आप बहुत खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कैलोरी को बर्न नहीं करते हैं, तो आपका ये कन्वर्ट होता है फैट में एंड देन यू बिकम फैटी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना इंसुलिन का क्या इंपॉर्टेंस है। जो ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन सिंथेसाइज होगा, रिलीज होगा, और वो जो है ना ये तीनों को ऑर्डर करता है, कह रहे ओपन करो अपना चैनल, और वहां से फिर ग्लूकोज अंदर जाता है, फिर यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कम हो जाएगा, यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है, को कंट्रोल कर रहा है इंसुलिन। अब मान लो कि इंसुलिन कम हो जाए, इंसुलिन नहीं हो, तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं होगा ना, तो सबसे पहले तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, एक तो बाहर से ले रहा है उससे बढ़ेगा, दूसरा क्या है, ये जो फैट है ना, जब तक ये इंसुलिन का ज्यादा अमाउंट रहता है तब तो ये फैट रहता है, ग्लाइकोजन रहता है। जैसे इसका डाउन होगा ये वापस टूटेगा और ग्लूकोज में बाहर निकलेगा, फैट भी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में बाहर निकलेगा। तो इसलिए जो है ना, जैसे ही डायबिटीज होता है तो क्या होता है, आदमी जो है दुबला पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैट जो है वो आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, एंड यू लूज फैट, तो आप पतले दुबले हो जाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज का तो अपना इफेक्ट है, जब ब्लड में इंक्रीज होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, आपने पढ़ा होगा पहले, तो आप समझे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है ना, ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? वो ग्लूकोज जैसे ब्लड में इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और फैट में कन्वर्ट करने के लिए सेल्स के अंदर भेज देता है। ठीक है, और इंसुलिन जैसे अमाउंट कम होगा तो उल्टा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव इंसुलिन। तो जैसे इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन कहां से बनता है? तो जीन से बनता है, जीन जो है वो इंसुलिन बनाता है। अब ये जीन मान लिया आपका काम करना बंद कर दे, चाहे म्यूटेशन हो जाए या काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन
इंसुलिन नहीं बनेगा या कम बनेगा तो क्या होगा, इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाएगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और उसी को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस। तो अब मान लो आप जिसमें इंसुलिन नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो आप यहां तक आप समझ गए, ठीक है। इंसुलिन जो है ना, यानी किसी भी पर्सन में जब इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाएगा या इंसुलिन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जीन जो है ना वो काम करना बंद कर दिया, वो डिफेक्टिव हो गया, तो उस केस में द पर्सन विल हैव डायबिटीज मेलिटस डिजीज। तो यदि आप बाहर से उसको, अब कैसे, मान लिया किसी को कोई डायबिटिक हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, यानी हार्मोन नहीं बन रहा है, तो यदि आप बाहर से इंजेक्ट कर देंगे हार्मोन को, मान लिया बाहर से हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, वो अपना काम करेगा। लेकिन हार्मोन आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसका तो लाइफ स्पैन होता है, कुछ समय के बाद वो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो फिर आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक फिक्स टाइम के बाद आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा, बार बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि पीरियडिक इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आज लिए फिर कल लेना होगा, फिर परसों लेना होगा, इस तरह से इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले जो है ना, पहले के टाइम में, अभी तो हम लोग ह्यूमुलिन, सब लोग मैक्सिमम लोग ह्यूमुलिन लेते हैं, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन लेते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमुलिन कहते हैं। लेकिन पहले जो है ना, people used to take insulin from where, from cattle से, ठीक है, कैटल से। तो कैटल से जो इंसुलिन होता है उसको कहते हैं बोवाइन इंसुलिन। दूसरा पिग से, उसको हम लोग कहते हैं पोर्साइन इंसुलिन। अब देखो आप इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैटल्स और पिग से कैसे निकालोगे, इंसुलिन कहां बनता है, पेनक्रियास में, ठीक है, बीटा सेल्स और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, पेनक्रियास यही बनाता है ना इंसुलिन, पेनक्रियास का बीटा सेल्स। तो यानी इफ यू वांट टू आइसोलेट इंसुलिन फ्रॉम कैटल्स और पिग्स, तो क्या करना पड़ेगा, कैटल्स और पिग्स को किल करना पड़ेगा, किल करके उसके पेनक्रियास को निकालना पड़ेगा, फिर उससे आप ये इंसुलिन निकाल पाओगे। अब सोचो वर्ल्ड में या इंडिया में देखोगे तो डायबिटिक पर्सन्स का संख्या बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या आप कितने कैटल्स को और कितने पिग्स को मारोगे, कितने को स्लॉटरिंग, कितने का स्लॉटरिंग करोगे, उतना अमाउंट लेने के लिए, मिलने के लिए आपको बहुत कैटल्स और पिग्स को मारना पड़ेगा। तो अब अभी तो इतना पॉसिबल नहीं कि आप सप्लाई कर पाओ उतना। दूसरी बात है, आप ये दोनों जो है ना एग्जैक्टली ह्यूमन इंसुलिन की तरह नहीं होता है। पिग्स वाला इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन के ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू बोवाइन इंसुलिन। तो ये जब आप लेंगे ना तो दूसरा प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाएगा कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इसका प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, और सेकंड इज नॉट
as efficient as ह्यूमन इंसुलिन। क्योंकि कंपोजिशन अलग है, तो कंपोजिशन अलग होगा तो एकदम उतना एफिशिएंट नहीं होगा, तो ये इसका दो ड्रॉबैक है। तो ये दो ड्रॉबैक हो गया, उसके बाद बहुत सारा कैटल्स को मारना पड़ेगा, और एक यहाँ पे रिलीजियस भी तो हो जाएगा, रिलीजियस सेंटिमेंट्स। हिंदू कहेगा कि हम कैटल का नहीं लेंगे, मुस्लिम्स कहेंगे हम पिग्स का नहीं लेंगे, ये भी एक परेशानी है। तो इन सारे परेशानी को, इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1983 में, एक्चुअली हुआ था 82 में, लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक करता है 1983, तो हम लोग भी 1983 ही लेके चलेंगे। आपके एग्जाम में आएगा तो 83 लिखना, 83 मान लो ऑप्शंस में नहीं रहेगा, 82 रहेगा तो 82 को मार्क कर देना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक कंपनी एली लिली कंपनी ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया, जिसका नाम रखा ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, यानी इंसुलिन और ह्यूमन में क्या अंतर है? ये जेनेटिकली प्रिपेयर्ड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, और जस्ट इंसुलिन यानी जो हमारे बॉडी में बनता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ह्यूमन। तो ह्यूमन ये कैसे बनाया गया, दैट वी विल सी नाउ। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको सब, ठीक है। किसने फर्स्ट टाइम किसने बनाया? एली लिली कंपनी ने, और उसी समय इसको लाइसेंस भी यूएसए से मिल गया। और आपको पता है कि अभी ये बिलियनियर जो है ना, मल्टी बिलियंस कंपनी है, ये सारे जो ह्यूमन बनाता है। अभी देखो आप कैसे जो है ना, कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाएंगे। देखो आप, जो ह्यूमन में इंसुलिन जो है ना, इनएक्टिव इंसुलिन पहले होता है, जिसका नाम है प्रो इंसुलिन। प्रो किसी में भी देखोगे ना, एंजाइम्स में देखो या प्रोटीन में देखो, इसका मतलब होता है इनएक्टिव। इसको जो है ना कन्वर्ट करना पड़ता है, मैच्योर होता है इनएक्टिव इंसुलिन। तो आप जब देखेंगे प्रो इंसुलिन, तो प्रो इंसुलिन जो है जब आप देखेंगे ना, तो प्रो इंसुलिन में 3 सब यूनिट होता है, ए, बी और ये सी। इसको कनेक्टर भी बोलते हैं, कनेक्टर पेप्टाइड। यानी ए पेप्टाइड ये वाला हो गया स्ट्रेच, जो आप ये देख रहे हैं इस कलर से, रेड कलर से। दूसरा ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं, ये आपका बी है, और ये ब्लैक से जो देख रहे हैं वो सी है। एक सब यूनिट को
यानी एक जो आपका पेप्टाइड है और ये जो बी पेप्टाइड है उसको कनेक्ट करता है सी, कनेक्टर पेप्टाइड, ठीक है। ये हायर क्लास में जाओगे ना तो इसके आगे प्री रहेगा लिखा हुआ, प्री प्रो इंसुलिन। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप प्रो इंसुलिन समझो। प्रो इंसुलिन जो है जब हमारा सेल सिंथेसाइज करता है तो प्रो इंसुलिन, स्टार्ट प्रो इनएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सी, ये जो सी देख रहे हो ना कनेक्टर प्रोटीन, वो ए और बी इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो जब ये मैच्योर होता है ना तो ये वाला पार्ट इसमें से क्लीव हो जाता है, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है आपका, अब जब देखोगे आप तो ये ए है, ये बी है, ये हो गया आपका ए, ये बी और ये सी। यानी ये क्लीव होकर मैच्योर कब होता है, ये क्लीव होकर हट जाएगा, ये हट गया। और ए और बी जो है ना, यहां पे डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाता है। डाइसल्फाइड लिंकेज, दो सल्फर ग्रुप आप देख रहे हो, डाइसल्फाइड, इसको कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। ये यानी यहां पे जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है, यहां पे भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है, लाइक सिस्टीन। यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। तो इनके बीच में यानी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा लिंकेज बन जाता है, डाइसल्फाइड लिंकेज। यानी ए और बी, ऐसे भी ए चैन को ले लो और बी चैन को ले लो, ये ए चैन है, ये बी चैन है, इनको ले लो और मिक्स कर दो। तो जब मिक्स करोगे तो देखोगे ना ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगा। तो ये जो है ना, यही हो गया आपका मैच्योर इंसुलिन। ये जो है आपका मैच्योर इंसुलिन, और यू कैन से, और मैच्योर इंसुलिन को क्या कह सकते हैं, और एक्टिव इंसुलिन। और ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टर चेन अलग हो गया। तो ये जो है ना, यही हमारा जाता है सेल मेम्ब्रेन के पास में और कहता है ग्लूकोज को अंदर जाने दो, ठीक है। ग्लूकोज को क्या बोलता है, जाओ, चैनल खोल देता है, गेट खोल देता है और कहता है ग्लूकोज को अंदर जाने दो। तो फैट सेल्स में या मसल सेल्स में या लीवर सेल्स में जब ग्लूकोज अंदर जाएगा सेल्स के अंदर, तो वहां पे वो ग्लाइकोजन या फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज एक्टिव। ए का इसमें 21 अमीनो एसिड्स होता है और यहाँ पे 30 अमीनो एसिड्स होता है। यानी एक्टिव इंसुलिन जो है वो 51 अमीनो एसिड्स का होता है। एक्टिव इंसुलिन जो है आपका 51 अमीनो एसिड्स का होता है। ये याद रखना, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, समझ में आया? तो ये ह्यूमन बॉडी में होता है। अब जो कंपनी थी एली लिली, उसने क्या किया ना, इसका भी हमको अमीनो एसिड सीक्वेंस पता है और इसका भी अमीनो एसिड सीक्वेंस पता है। ए में कितना है 21 अमीनो एसिड्स और बी में कितना है 30 अमीनो एसिड्स। अच्छा, आप बता सकते हो क्या इसका जो जीन होगा, हालांकि एक ही जीन होता है, लेकिन जो ए चैन है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे, इसको एनकोड करने के लिए कितना अमीनो एसिड्स आपको चाहिए बताओ। 21 है ना,
और एक अमाइनो एसिड के लिए कितना होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी 21 into 3 कितना हो जाएगा 63, यानी ए चैन के लिए आपको 63 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होना चाहिए। वैसे बी में कितना है तो 30 है, तो 30 into 3 हो जाएगा यानी 90 हो जाएगा, यानी बी चैन के लिए 90 अमाइनो एसिड्स का डीएनए उतना न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग डीएनए होना चाहिए। तो इस कंपनी ने क्या किया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया, यानी ए का जीन और बी का जीन, हालांकि देखो इंसुलिन का एक ही जीन होता है, लेकिन आप ए चैन के लिए और बी चैन के लिए दोनों का जो है अलग अलग उसने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, और सिंथेसाइज करने के बाद क्या किया होगा, एक का जो है ना एक वेक्टर में डाला प्लाज्मिड वेक्टर में, ठीक है, पक ले सकते हो, पीबीआर ले सकते हो, तो ए एक वेक्टर में यानी एक प्लाज्मिड वेक्टर में डाला और बी अलग प्लाज्मिड वेक्टर में डाला। उसके बाद ए को एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यानी अलग बैक्टीरिया में ए को डाला, भेज दिया, और बी को अलग बैक्टीरिया में भेजा। फिर जब ट्रांसफॉर्म्ड हो गया यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब आप एक चैन का जो जीन है उसको जब आपने वेक्टर में डाल दिया तो उसको क्या बोलते हैं, आरडीएनए, वेक्टर प्लस फॉरेन जीन। वैसे बी का भी हो जाएगा, वेक्टर प्लस बी चैन का जो डीएनए है वो हो जाएगा, तो आपका आरडीएनए बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप आपने क्या किया, फिर जो इकोलाई है उसमें डाल दिए, लेकिन अलग अलग इकोलाई में। उसके बाद दो अलग अलग फर्मेंटर लिया आपने, एक अलग फर्मेंटर दूसरा अलग फर्मेंटर। उसके बाद ए जो है एक फर्मेंटर में बना और बी चैन जो है वो दूसरे फर्मेंटर में बना। उसके बाद जब बन गया तो आप सेल्स को लाइज करोगे, उसमें से ए निकाल लोगे और दूसरे में से बी निकाल लोगे और फिर उन दोनों को मिक्स कर दोगे, तो फिर डाइसल्फाइड के जैसे बन जाएगा और आपका हीमोलिन रेडी हो गया। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस पता है, उसके बाद आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या प्रोसेस है, तो हम लोग लिख देते हैं उसको क्या कैसे किया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देखो, यानी जीन फॉर ए चैन एंड बी चैन are separately artificially synthesized, यानी ये ए का चैन है और ये बी का है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लेना पड़ेगा। इसके लिए भी अलग वेक्टर, इसमें डालो प्लाज्मिड वेक्टर। कौन सा वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर। आप पीवीआर 322 ले सकते हो या पीयूसी ले सकते हो। पीवीआर 322 पढ़ना उतना ही को, एक इसके लिए भी ले लिए, ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसको इसमें ऐड कर दो आप। जब ये ऐड हो गया, जब आपने
अब इसको क्या कहोगे, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसको भी और इसको भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी दो अलग अलग, इस एक को इसमें डाल दो और दूसरे को इसमें डाल दो, इक्वलाई है। अभी तो ईस्ट में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ईस्ट सेल्स में इक्वलाई में। उसके बाद जब इसके अंदर ये आ गया, ये जब ये जब इसके अंदर में आ गया, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इन दोनों को अलग अलग बायोरिएक्टर, इसको भी अलग बायोरिएक्टर, दोनों को अलग अलग बायोरिएक्टर में जो है दोनों को अलग अलग बायोरिएक्टर में फिर दोनों को जो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करता होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी फिर आपको ए चैन मिल गया, ए चैन, और यहां मिल गया बी चैन। सॉरी, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यानी ए, फिर इसको क्या करना है, मिल गया, उसके बाद मिक्स कर देना है। मिक्स कर दोगे तो ये बन गया, ठीक है, कौन क्या बन गया, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन और इम्यूलिन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जीन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, उसके बाद आरडीएनए बना लिए नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इकोलाई में भेज दिए, इकोलाई के भेजने के बाद डाउन, उसके बाद आप बायोरिएक्टर में जो है इसको ग्रो करते हो ताकि यहाँ पे बना है आपका इंसुलिन। इसमें एक में ए चैन बनेगा, दूसरे में बी चैन बनेगा, अलग अलग बनाते हैं। उसके बाद दोनों को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से आप सेपरेट कर लिए, प्यूरिफाई कर लिए, उसके बाद ए चैन और बी चैन को मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करोगे तो फिर वो डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ जाएगा और यही तो हमारा एक्टिव इंसुलिन है। तो चूंकि आपने बनाया, इसको कहां पे बनाया, इसको बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड से इकोलाई में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हिम्यूलिन। इसी को क्या कहते हैं, हिम्यूलिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाया जाता है उसको कहते हैं हिम्यूलिन और रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, और इसको लोग कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज हाउ यू मेक द हिम्यूलिन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इंसुलिन से आपके नीट एग्जामिनेशंस में आया है। ओके, थैंक यू।